So we'll be doing charging and discharging of capacitors today. So questions based on capacitor RC circuits and charging and discharging of these capacitors when they are connected through resistance and a battery. तो जब बैटरी और रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके कैपेसिटर को लगाएंगे तो चार्ज होगा कैपेसिटर अगर इनिशियली अनचार्ज्ड है, और अगर चार्ज कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है वो कैपेसिटर. सो charging and discharging of capacitor. Okay. So चार्जिंग का केस पहले हम लोग लेंगे. तो चार्जिंग के केस में क्या होता है कि when a capacitor is connected to a battery, positive charge appears on one plate and negative charge on the other. तो अगर आप एक सर्किट डायग्राम बनाओ, उस सर्किट डायग्राम में एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर है. तो कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R और इसका EMF E है, और लेट्स से ये करंट ड्राइव कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पे I. तो ये जो प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया बैटरी का, नेगेटिव प्लेट हो गया. तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा. ठीक है. सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ग्रो करता है, मतलब इनिशियली तो ये चार्ज था नहीं, तो धीरे धीरे ये ग्रो करेगा. So the potential difference between the plates ultimately becomes equal to the EMF of the battery. तो ये जो EMF है, ये धीरे धीरे इसमें जो potential difference create होगा इसके across, full जो EMF है वो इसके across आ जाएगा total जब ये charge हो जाएगा. The whole process takes some time, and during this time there is an electric current through the connecting wires and the battery. So अगर हम लोग ये सर्किट में देखें, the resistance of the connecting wire and the internal resistance of the battery taken together is written as R and the capacitance is C. Suppose the battery is connected at T is equal to 0. The charge on the capacitor and current in the circuit are Q and I. So let Q be the charge in the capacitor at any instant T. Similarly, I be the current in the capacitor at any instant T. Potential drop on the capacitor, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक तो dq is equal to I dt है. So basically dq by dt is equal to I होगा किसी भी इंस्टेंट पे. ठीक है. Now using Kirchhoff's law, using KVL, अगर हम लोग KVL यहाँ पे अप्लाई करें, तो अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव, देखो करंट जो है इधर फ्लो कर रहा है, तो अगर हम लोग ये पॉइंट को A मान लें, A B C D मान लें. ठीक है. तो यूजिंग KVL इन A B C D A, इस लूप में अगर हम KVL लिखेंगे तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा किसी भी इंस्टेंट पे, अगर चार्ज Q है, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज Q है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Q बाई C होगा. पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई C है ना. उसके बाद करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो माइनस IR, किसी इंस्टेंट पे I करंट है, करंट के अलोंग जब जाते हैं रेजिस्टेंस में तो नेगेटिव साइन आता है, और उसके बाद जब EMF में नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, तो वोल्टेज गेन करेगा प्लस ऑफ E है ना, विच इज इक्वल टू 0.
अब इससे हमारा आ जाएगा कि आई आर इज इक्वल टू ई माइनस क्यू अपॉन सी। अब आई को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू आई के जगह डी क्यू बाई डी टी लिख लिया, इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू अपॉन सी। हमने सी का एलसीएम ले लिया, तो ई सी माइनस क्यू अपॉन सी। अब हम लोग जो ई सी माइनस क्यू को इस तरफ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। तो बेसिकली क्या है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। चार्ज जीरो से क्यू तक बिल्डअप होगा, इनिशियल चार्ज जीरो था, बाद में टी टाइम पे चार्ज क्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है वो जीरो से टी टाइम तक जाएगा, तो डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ लॉन ई सी माइनस क्यू। So माइनस ऑफ लॉन ई सी माइनस क्यू, लिमिट जो है यहाँ पे जीरो से क्यू। नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि क्यू के आगे एक -1 लगा हो, तो हम लोग को -1 से डिवाइड करना पड़ेगा जब इंटीग्रेट करते हैं। और 1 बाय आर सी कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो बेसिकली टी बाय आर सी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करते हैं जीरो और क्यू का, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ लॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालेंगे तो ई सी माइनस क्यू, माइनस लोअर लिमिट मतलब जीरो डाल देंगे तो लॉन ऑफ ई सी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। माइनस साइन को उस तरफ लेके चले जाओ, लॉन जो है इसको हम लोग लॉन ए माइनस लॉन बी इज लॉन ए बाई बी, तो ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो इससे हमारा आ जाएगा 1 माइनस क्यू बाई ई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर लॉन को इधर से हटाएंगे तो यहाँ ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन क्या होता है, लॉग टू द बेस ई होता है। अब इसको क्यू बाई ई सी को इस तरफ लेके चले जाओ राइट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। So we'll have Q by EC is equal to 1 minus e to the power minus t by RC. So Q is equal to EC into 1 minus e to the power minus t by RC. So इसको हम लोग लिखते हैं Q is equal to EC is the maximum charge. मैक्सिमम चार्ज मतलब Q नॉट, इनिश जो टोटल चार्ज होगा, Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय। तो ये हमारा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। किसी भी इंस्टेंट टी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट टी में कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे, ये इस फॉर्मूले से निकल के आता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर। क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन क्लियर है?
ये तुम्हारे बुक में जब हम लोग सीबीएसई में करेंगे तो ये बेसिकली एसी वाले चैप्टर में आरसी सर्किट जब करते हैं तब उसमें पढ़ना है, बट ये अलग से बिकॉज ये इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है, डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको इसमें पढ़ना चाहिए एक्चुअली। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट नाउ। जिनको लॉग नहीं समझ में आता वो ये समझ लें, log to the base e of some variable a, इसी को ln a लिखते हैं, log to the base e को। और आपको ये भी बता दें कि अगर log b to the base a is equal to something x है, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये a to the power x हो जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम। मतलब अगर b का जिसका log निकाल रहे हो उसका वैल्यू निकालना है तो ये जो बेस है, ये बेस यहाँ पे x मतलब पावर का भी बेस हो जाता है, a to the power x। तो ये पावर फॉर्म में उसी को लिख रहे हैं जो हम log फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ln और ये पूरा क्वांटिटी था, इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना होगा जो कि यहाँ हमने निकाला है। तो ये जो बेस है e है, ये e to the power minus t by rc हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. तो अब इसको अगर हम लोग एनालाइज करें थोड़ा सा, तो एक बार फिर से इसके सर्किट को जल्दी से बनाते हैं। सो अगर हमारे पास जैसे ये सर्किट था, यहाँ पे एक कैपेसिटर था, यहाँ पे एक रेजिस्टर था और ये बैटरी लगा हुआ है सी आर। किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू था यहाँ पे और करंट आई फ्लो कर। अब बेसिकली दिस, ये जो हमने जो इक्वेशन निकाला था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e to the power minus t अपॉन आर सी। क्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी भी लिख सकते हैं, ई सी इंटू 1 माइनस e to the power minus t by आर सी। So this gives the charge on the, ये जो relation है, this gives a charge on the capacitor at any time t. So as t increases, q also increases. आप t को increase करोगे तो e to the power minus t वाला चीज increase करेगा, तो 1 by e to the power t decrease करेगा। तो 1 minus some चीज कुछ अगर decrease कर रहा है तो इसका मतलब कि टोटल जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू increase करेगा चार्ज का। Maximum charge is obtained at t is equal to infinity. So अगर t is equal to infinity कर लोगे तो ये देखो t infinite होने पे q is equal to ec 1 minus e to the power infinity minus infinity upon rc। अब e to the power minus infinity मतलब 1 by e to the power infinity, 1 by e to the power infinity 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि e का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.71। तो 2.71 रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये इसको अगर पॉजिटिव पावर्स में लिखेंगे तो 1 बाई टू द पावर इंफिनिटी हो गया। 1 बाई टू द पावर इंफिनिटी हमारा 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, ई सी हो गया। मतलब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इस पे, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इस पे मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो द कांस्टेंट आरसी हैज डायमेंशन ऑफ टाइम। ये जो आरसी का जो डायमेंशन है ना, दिस इज ऑफ टाइम एंड इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो अगर तुम देखोगे,
So at t is equal to RC, ठीक है, तो जो इसका ये है at t is equal to RC, इसको ये टाइम कांस्टेंट कहते हैं, वन टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसको टॉ से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो at t is equal to RC, that is one time constant, so in one time constant हम देखते हैं कि कितना चार्ज आ जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद। सो इन वन टाइम कांस्टेंट दैट इज tau which is equal to RC, the charge accumulated on the capacitor will be Q is equal to EC into 1 minus t का वैल्यू RC है, 1 minus e to the power minus 1 हो जाएगा t is equal to RC पे। तो दिस इज EC into 1 minus 1 by e, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.63 into EC। सो मतलब 63% of maximum charge is stored in the capacitor in one time constant, is stored in the capacitor in one time constant। okay. तो अगर ये जो अगर हम Q वर्सेस T ग्राफ बनाएं, Q वर्सेस T ग्राफ बनाएं चार्जिंग के केस में, तो जो हमारा Q वर्सेस T ग्राफ बन जाता है। ये टोटल 0.63 है और एक टाइम कांस्टेंट में टॉप पे ये बेसिकली 0.63 इसी हो जाएगी। एक टाइम कांस्टेंट, और ये जो EC है ये कब अचीव होगा, इंफिनिटी पे EC के बराबर होगा। क्लियर है? ये 2 टाइम कांस्टेंट, ये यहाँ पे 3 टाइम कांस्टेंट, तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे 3 टाइम कांस्टेंट के बाद ना ऑलमोस्ट 99% चार्ज हो जाता है 3 या 4 टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see discharging of a capacitor.
So if we draw the circuit diagram for discharging of a capacitor, तो बेसिकली क्या है कि if the plates of a charged capacitor are connected through a conducting wire, the capacitor gets discharged. तो अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को, मतलब हमारा कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है और उसको हम कनेक्ट कर दें एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे C है कैपेसिटेंस, मान लो ये प्लस Q चार्ज इस पे है और इस पे माइनस Q चार्ज है किसी इंस्टेंट पे, तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर ही ड्राइव करेगा करंट अप, तो ये जो डिस्चार्जिंग करंट है बेसिकली आई, वो इस तरह से ऐसे फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में, ठीक है. So there is a flow of current through the wires and hence there is a current. So suppose a capacitor of capacitance C has a charge Q at time t is equal to 0. At t is equal to 0, charge on capacitor is equal to capital Q. Okay. Now at t is equal to 0, the plates are connected through a resistor R. Let the charge on the capacitor be small q and the current in the circuit be I at any time t. At any time t, let the charge on capacitor be q and current in the circuit be I. किसी भी टाइम पे t पे चार्ज जो कैपेसिटर के अक्रॉस है q है और करंट जो सर्किट में है वो I है, ठीक है ना. अब हम लोग अगर इसका जो KVL यहाँ पे लिखेंगे, so by applying KVL in the circuit, ये यहाँ पे अगर हम इसके थ्रू चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ ड्रॉप माइनस Q बाय C, और करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो प्लस IR इज इक्वल टू 0, ठीक है. और यहाँ पे I का जो वैल्यू है, I विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dq अपॉन dt. माइनस साइन इसीलिए क्योंकि चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, इसीलिए I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt. सो नेगेटिव साइन because charge decreases with time t. Okay. अब हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है ये लिखते हैं, तो हमारे पास IR इज इक्वल टू Q बाय C है, I का वैल्यू माइनस dq अपॉन dt इंटू R इज इक्वल टू Q बाय C. सो इससे हमें आ जाएगा dq अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाय RC इंटू dt. इंटीग्रेट कर देते, टाइम 0 से t, और चार्ज जो है इनिशियल वैल्यू कैपिटल Q है, चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपिटल Q है, कैपिटल Q से किसी टाइम t पे स्मॉल q हो गया इसका वैल्यू. सो dq बाय q इज ln ऑफ q. dq बाय q का इंटीग्रेशन ln q होता है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट स्मॉल q और कैपिटल Q, और ये dt का इंटीग्रेशन t
माइनस टी अपॉन आर सी। इसको अगर अपर लिमिट डालेंगे लॉन क्यू माइनस लॉन कैपिटल क्यू is equal to minus t upon rc. So this is ln of q upon capital Q is equal to minus t upon rc. अब ln को हटाएंगे यहाँ से तो ये e का पावर इधर आ जाएगा, जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया था। सो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, ln को हटाया q बाय q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो गया। तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है। दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट So discharging is complete at t is equal to infinity. Okay. So discharging is complete at t is equal to infinity. तो वहां पे and also at t is equal to RC, Q is equal to Q divided by T, which is equal to 0.37. मतलब जो इनिशियल चार्ज था उसका 37% बचता है। 37% बचता है मतलब 63% डिस्चार्ज हो गया। अगर 37% चार्ज इसमें रिमेनिंग है तो द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन डिस्चार्ज इज 63%. सो thus 63% of discharging is complete in one time constant. 63% of discharging is complete in one time constant. Is it clear? सर ये आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यू लिया था क्योंकि चार्ज टाइम के साथ कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट। रेट ऑफ चेंज करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ चार्ज डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो नेगेटिव साइन लिखना होगा, इंक्रीज करता तो पॉजिटिव साइन लिखते। इंक्रीज कर रहा था क्योंकि चार्जिंग हो रहा था, यहाँ डिस्चार्जिंग हो रहा है इसीलिए नेगेटिव साइन। डिस्चार्जिंग होगा, रेट ऑफ चेंज लिखोगे तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज यहाँ पे कम है इनिशियल चार्ज से, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगा ना, इसीलिए वो माइनस साइन लिया गया। यस अब दो क्वेश्चन एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, सिंपल वाले एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सेस उस पे चलेंगे। तो आई राइट द क्वेश्चन आल्सो हियर ओनली so that you can note it down. So a capacitor of capacitance 100 mu F, write down the question pehle. A capacitor of capacitance 100 mu F is charged by connecting
is charged by connecting it to a battery of EMF. Tw- 12 volt and internal resistance 2 ohm. Find the time constant of the circuit. So find the time constant of the circuit A part, और B part में आपको निकालना है find the time taken so find the time taken before 90%, sorry, before 99% of the maximum. Charge is stored on the capacitor. तो जो सबसे अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें, देखो यहाँ पे कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 म्यू एफ, तो C का वैल्यू क्या हो गया 100 म्यू एफ हो गया, which is equal to 100 into 10 to the power minus 6 farad, is charged by connecting it to a battery of EMF 12 volt. So E is equal to 12 volt and internal resistance 2 ohm. तो जो रेजिस्टेंस मिला जुला के इसमें बस 2 ओम ही है, इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला के. फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. तो ए पार्ट में टाइम कांस्टेंट निकालने बोला है, तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने देखा इज इक्वल टू टॉ विच इज इक्वल टू आरसी. तो आरसी मतलब 2 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड. तो अगर माइक्रो सेकेंड में लिखना है तो 200 माइक्रो सेकेंड्स लिख सकते हैं. ठीक है, टाइम कांस्टेंट निकल गया. बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय RC. तो हमें टाइम निकालने बोल रहा है जब ये 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो गया, मतलब 0.99 EC is equal to EC into 1 minus E to the power minus T by RC. अब देखो ये EC और EC कैंसिल हो गया, E to the power minus T by RC is equal to, इसको लेफ्ट साइड में लेके चलो, 1 minus 0.99 is 0.01 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेते हैं टू द बेस ई, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाय आरसी. आरसी कितना है 200 माइक्रो सेकेंड. 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू लॉन ऑफ 0.01. ठीक है, सो दिस विल गिव यू लॉन 0.01. इसका हम वैल्यू निकालते हैं, -4.605 आता है. तो माइनस टी बाय 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. अब आप लोग को आएगा कि भाई सर हम लोग कैसे निकालेंगे लॉन का वैल्यू. तो अगर कैलकुलेटर, क्योंकि वहां पे आईआईटी में तो अलाउड नहीं है, तो लॉन 0.01 को 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं. इसको 2.303 इंटू log टू द बेस 10 10 टू द पावर -2 लिखेंगे.
अब ये log 10 to the base 10 1 होता है और -2 जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2 into 2.303, तो ये हो गया -4.606। वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, -4.606। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब ये जो है माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो जो t का वैल्यू आया, दिस इज 200 इंटू 4.606 इंटू 10 to the power -6, 4.606 into 200, 921.2. So this will be equal to 0.921 millisecond. माइक्रो सेकेंड में लिखोगे तो यही चीज 921 माइक्रो सेकेंड होगी। अब देखो 200 माइक्रो सेकेंड वन टाइम कांस्टेंट है, तो 200 इंटू 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4-4.5 माइक्रो, मतलब टाइम कांस्टेंट में 4 टाइम कांस्टेंट में ये 99% पहुंच जाए। ठीक है, 100% होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बट 99% पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर है? Yes. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज the plates of a 50 microfarad capacitor charged to 400 microcoulombs are connected through a resistance of 1 kilo ohm. Find the charge remaining on the capacitor. One second after the connection is made. तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्लेट्स ऑफ ए 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रोफैराड, तो 50 into 10 to the power -6 फैराड, चार्ज टू 400 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज दैट इज 400 म्यूसी, 400 into 10 to the power -6 coulomb are connected through a resistor of 1 kilo ohm. R is equal to 1000 ohm. Find the charge remaining on the capacitor 1 second. So at t is equal to 1 second, हम लोगों को Q का वैल्यू निकालना। Q is equal to Q times e to the power -t by RC. ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। ठीक है, तो
charge remaining, that is Q, is equal to maximum charge 400 into 10 to the power minus 6 into e to the power minus of t 1 second बोल रहा है, डिवाइडेड बाय RC, R 1000 है और C 50 into 10 to the power minus 6. So Q is equal to 400 into 10 to the power minus 6 e to the power minus 1 by, देखो 5 into 10 to the power 4 और 10 to the power minus 6, 0.05. So this is 400 into 10 to the power minus 6 और ये e to the power minus 20 हो जाएगा 1 by 0.05. तो इसका वैल्यू निकालते हैं. So e to the power 20, 400 divided by e to the power 20. तो ये 8.244 into 10 to the power minus 7 माइक्रोकूलम. इतना ही चार्ज बस बचेगा. मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही डिस्चार्ज हो गया. क्लियर है? देख लिया सबने? Yes. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है. जब डीसी कैपेसिटर में कनेक्टेड होता है तो दो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है. पहला कि जब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा, देखो कह रहा है फाइंड द करंट आई अप्लाइड बाय द बैटरी इन द नेटवर्क शोन इन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, जितना वोल्टेज ये चार्ज कर रहा है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा. मतलब फुल चार्ज जब हो जाएगा ना तो इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है. सो व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन दिस कैपेसिटर. Once the capacitor is fully charged, no current flows through it. तो इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा. तो ये पूरे सर्किट को, मतलब इस पूरे लेग को, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इसको हम हटा सकते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है. तो इन स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर इज फुली चार्ज. So once the capacitor is fully charged, no current flows through it. ठीक है. तो उस केस में यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, मतलब इसको अगर रिमूव कर दो तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. 2 ओम है और यहाँ पे ये 6 ओम हो गया. ये कैपेसिटर वाले इसको सर्किट से हटा ही दिया हमने,
ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। तो अब करंट I is equal to, so this is the equivalent circuit. So current I is equal to voltage 2 volt by total charge 2 plus 6. So 2 by 8, 0.25 एम्पियर हो गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस निकालने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा कि टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है। अब ये इसमें जो करंट है वो हमने निकाल लिया, तो जो वोल्टेज 6 ओम के अबाउट होगा वही वोल्टेज 2 म्यू एफ के अक्रॉस होगा। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू, सो पोटेंशियल अक्रॉस capacitor is same as that across six ohm resistor. So potential across capacitor is same as that across 6 ohm resistor. So current है 0.25, so V is equal to I into R, that is 0.25 into 6. So this will be equal to 1.5 volt. So charge across capacitor Q is equal to CV. C is 2 mu F into 1.5 volt. Is it clear? पोटेंशियल डिफरेंस इस मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां और यहां के बीच में हो। अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, मान लो ये पॉइंट A है और ये B है और ये C है, तो B और C का पोटेंशियल सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस AC के अक्रॉस है वही AB के अक्रॉस है, और AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके बराबर है जो 6 ओम के अक्रॉस। आया समझ में? Yes. तो इसीलिए बिकॉज इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम एज जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है? Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा पार्ट ऑफ अ सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट along with currents flowing in the branches. The values of resistance etc. is shown in the figure. Calculate the energy stored in the capacitor. तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके हम लोग KCL लिख के हर लेग में क्या करंट है वो पहले निकालते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे इधर से आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट इधर से निकलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है तो ये तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस करंट नहीं फ्लो करता है क्योंकि वो फुली चार्ज हो चुका है, अब उसमें फर्दर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट तो तभी फ्लो करेगा ना कैपेसिटर के जब उसको चार्ज करना होगा, जब वो ऑलरेडी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो उसमें अब और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो PQ वाले लेग में देयर इज नो करंट, so there is no current in this PQs. so अब जो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर आ रहा था वही सेम इधर से चला जाएगा, वो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें 3 एम्पियर फ्लो करेगा। अब सेम करंट बिकॉज ये सीरीज में है तो इसमें भी कितना करंट आ जाएगा, 3 एम्पियर आ गया। यहाँ पे हम लोग को पता है 3 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे 2 एम्पियर इधर से जा रहा है,
1 एम्पियर इधर आ रहा है, इधर से तो ये ऊपर PQ से तो कुछ भी नहीं आ रहा था, तो ये वाला इधर से करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा, तभी तो ये 1 एम्पियर और ये वाला 1 एम्पियर मिला के ये 2 एम्पियर होके इधर फ्लो कराएगा। जितना करंट आ रहा है Q पॉइंट पे उतना ही तो जाएगा, जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, तो बचा हुआ 1 एम्पियर तो इधर से आना होगा ना। अब इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर आ रहा था, 3 से 1 इधर कट गया, तो बाकी कितना बचा, 2 एम्पियर जो कि इधर से फ्लो करेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आया समझ में सबको? Yes, sir. हर पॉइंट पे आप KCL भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, है ना। मैं इसको मेंटली बता रहा हूँ किस तरह से करना होता है। जितना करंट इधर आ रहा है उतना करंट निकलेगा, यहाँ से 2 एम्पियर और 1 एम्पियर आ रहा था, टोटल 3 एम्पियर इधर से गया, ये 3 एम्पियर सेम करंट यहाँ आया। अब इसके बाद फिर इस पॉइंट पे पहले देखते हैं, इधर से 1 एम्पियर आ रहा था और ये 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो मतलब 1 एम्पियर और जो बचा हुआ है वो इधर से आ रहा होगा, तभी तो 1 + 1 2 एम्पियर होगा। अब ये इसमें अगर 1 एम्पियर है और इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, तो रिमेनिंग 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। यहाँ पे पहले यहाँ KCL लिख रहे हैं, फिर यहाँ KCL लिख रहे हैं, फिर यहाँ KCL लिख रहे हैं, तो यही चीज है। अब हमको सारे में करंट पता चल गया। अब कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर जानने के लिए हम लोग को बेसिकली हाफ CV² करना है, तो हम लोगों को वोल्टेज डिफरेंस पता होना चाहिए P और Q के बीच में, ठीक है। तो अगर हम KVL लिखते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया A, तो बाय राइटिंग KVL इन P से स्टार्ट करेंगे, PASQ, इसमें KVL लिखते हैं। तो KVL अगर PASQ में लिखेंगे, P से स्टार्ट करें तो वोल्टेज एट P इज VP, करंट के अलोंग नेगेटिव साइन होता है, तो -3 × 5 IR, -3 × 1, -1 × 2 इज इक्वल टू VQ हो गया, है ना। P से A आए, A से S आए, S से A आए, तो ये Q पे पहुंच गया, तो वोल्टेज एट Q के बराबर हो गया। हमें VPQ निकालना है, VP - VQ निकालना, वोल्टेज अक्रॉस PQ। तो VP - VQ, सब बाकी सबको इधर लेके चले जाओ, 15 + 3 + 2, तो ये कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया VPQ। अगर ये 20 वोल्ट हो गया VPQ, अब हमें बेसिकली एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी स्टोर्ड is equal to half CV². So this is half into capacitance 4 × 10⁻⁻6 है, और वोल्टेज जो है 20 का स्क्वायर होगी। So 400 to 800 × 10⁻⁻6 और 800 माइक्रो जूल्स, ये एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
28 वाला find the potential drop across the two resistors. So find the potential drop across the two resistors shown in the figure. A voltmeter is of resistance 600 ohm is used to measure the potential drop across the 300 ohm resistor. What will be the measured potential drop? देखो सबसे पहले वोल्टमीटर जो हम लोग यूज करते थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे. वहां पे ये कहते थे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए. इसीलिए इनफाइनाइट होना चाहिए जिससे वो खुद कोई करंट ना ले सके अपने अंदर, और इसका जो एग्जिस्टिंग सर्किट है उसको कुछ मतलब उसको ऑल्टर ना कर सके और उसका एक्चुअल पोटेंशियल मेजर कर सके. तो देखो यहाँ पे ये 600 ओम 300 ओम से बहुत ज्यादा नहीं है, तो यही इसी वजह से तुम देखोगे कि एक्चुअल पोटेंशियल नहीं मेजर कर रहा होगा, कुछ और पोटेंशियल मेजर कर लेगा. तो लेट अस सी दैट, लेट अस चेक दैट. तो यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस पहले 300 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है फर्स्ट पार्ट में, पोटेंशियल ड्रॉप. तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे करोगे R इज इक्वल टू सीरीज में जो है 300 प्लस 200 500 ओम हो गया. वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट है, तो जो करंट हो गया I इज इक्वल टू दैट इज V बाय RS, दैट इज 100 बाय 500, so which is equal to 0.2 ampere. So voltage across 300 ohm V1 अगर इसको मान लेते हैं इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 है तो V1 is equal to I times R1. This is equal to 0.2 into 300. So this is 60 वोल्ट. ठीक है, तो इसके अक्रॉस 60 वोल्ट हो गया. अब ये 60 वोल्ट एक्चुअल वोल्टेज है 300 ओम के अबाउट. अब ये जो वोल्टमीटर लगाने से सर्किट कैसे चेंज हुआ ये देखिए. पहले 300 और 600 ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, दैट विल बी 300 into 600 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 600. ये पैरेलल में जो 300 और 600 है उसका रेजिस्टेंस हो गया, प्लस ऑफ 200 निकाल लेंगे. तो जो R इक्विवेलेंट है, सो 18 पे 40 डिवाइडेड बाय 900 प्लस ऑफ 200. सो ये इसको कट करोगे तो 200 प्लस 200 400 ओम. ठीक है, अब जो करंट आएगा I डैश इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट. तो V है हमारा 100 बाय 400, 0.25 एम्पियर हो गया. ठीक है, अब इसके अक्रॉस 0.25 एम्पियर हो गया. तो अब इसमें अगर हम लोगों को निकालेंगे टोटल करंट है. ठीक है, यहाँ पे जो करंट अब इसमें जो फ्लो कर रहा होगा और इसमें जो फ्लो कर रहा होगा, ये अलग अलग करंट फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, और ये जो टोटल करंट इसमें जो आ रहा है, तो पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो. ये V2 निकाल लो पहले. तो अगर V2 निकालेंगे दैट इज I डैश इंटू V2 इज इक्वल टू I डैश इंटू R2. सो बेसिकली 0.25 into 200. So this is equal to 50 वोल्ट. अब ये 50 वोल्ट जब निकल गया तो जो टोटल 100 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 50 वोल्ट ही होगा. तो ठीक, सो V1 इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज 50 वोल्ट. अब देखो एक्चुअल वोल्टेज था 60 वोल्ट. अब बिकॉज वोल्टमीटर का खुद का भी एक 600 ओम जो है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल, मतलब दैट इज नॉट इनफाइनाइट. सो दैट्स व्हाई there will be some current which will be flowing in this as well, right? अब अगर तुमको करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, एक्चुअली में वोल्टमीटर के थ्रू कुछ भी करंट नहीं जाना चाहिए, करंट शुड बी 0, बट यहाँ पे करंट जाएगा.
इसको अगर I2 मान लो और इसमें जो करंट जा रहा है I1, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है ना। मतलब टोटल करंट I इंटू, अगर इसमें करंट निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस मतलब न्यूमरेटर में होगा 300 और 300 प्लस 600, मतलब कि टोटल करंट है 0.25 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 600, तो ये हो गया हमारा 0.25 इंटू 300 बाय 900. So this is 0.25 by 3. Okay. तो इसका वैल्यू आ गया 0.083. ये I2 का वैल्यू आ गया, और जो I1 का वैल्यू है ये हो गया 0.25 माइनस द आंसर 0.167. ठीक है, तो इसको नेग्लिजिबली 0 होना चाहिए था अगर वोल्ट मीटर एक्चुअली में मेजर करके बताता है इसका वोल्टेज 60 वोल्ट. उसके लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए. क्लियर है? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. ये क्वेश्चन अगेन गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म करेंगे तब करेंगे, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं. ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे ये वाला है. सो यहाँ पे 38th क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 μF ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 4.4 सेकेंड. सो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये दे रखा है 2 μF, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड होगी. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 4.4 सेकेंड्स. टाइम इज इक्वल टू 4.4 microseconds. When the plates are connected by a thin wire, find the resistance of the wire. तो डिस्चार्जिंग का केस है बेसिकली. यहाँ पे अगर हम लोग एक कैपेसिटर रखे हुए हैं और एक थिन वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस R है, हम लोगों को निकालना है ये वैल्यू. अब हमें निकालना है कि ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट ड्रॉप्स बाय 1/3 द वैल्यू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, so electric field between the plates of a capacitor is equal to, E से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट हो गया. अब यहाँ पे ये देखो कि जो Q का वैल्यू है वो चेंज करेगा बिकॉज ये डिस्चार्जिंग हो रहा है. Q0 इंटू E टू द पावर -t बाय RC डिवाइडेड बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट ये इनिशियल जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा इनिशियली वो है. तो E इज इक्वल टू E0 इंटू E टू द पावर -t बाय RC हो गया, वेयर E0 इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज Q0 बाय A एप्सिलॉन. ठीक है, बेसिकली Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने पढ़ा है ना.
याद है हम लोगों ने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था एक प्लेट की वजह से, चार्ज कंडक्टर की वजह से। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो गया इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? ई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाय 3 इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर से। हम लोगों को टाइम निकालना है कि किस टाइम में, सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है। तो ई नॉट और ई नॉट कैंसिल हो गया, तो बेसिकली e to the power minus t by RC is equal to 1/3. So 3 is equal to e to the power t by RC. रेसिप्रोकल ले लिया तो दोनों तरफ log ले लेंगे, तो this is ln 3 is equal to t upon RC. R is equal to t upon ln 3 into C. वैल्यूज पुट कर लेते। t है 4.4 into 10 to the power minus 6 divided by ln 3 into C का वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6, कैंसिल हो गया। So this is equal to resistance R is equal to 4.4 by 2 ln 3. So that is 2.2 divided by ln 3. So resistance R is equal to क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. फर्स्ट वाला अगर आते हैं, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, एक कैपेसिटर है, इसको हम लोग 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो R इज इक्वल टू 10 ओम हो गया, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया, और it is found that the potential difference across the capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. So potential difference across this rises to 4 volt in 1 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. So हमें पता है charging of a capacitor में Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. अब दोनों तरफ C से अगर डिवाइड कर दो, Q by C is equal to Q naught by C 1 minus e to the power minus t by RC. Q by C is equal to V. So V is equal to V naught 1 minus e to the power minus t by RC. V कह रहा है कितना हो जाना चाहिए? 4 वोल्ट। मैक्सिमम कितना है? 12 वोल्ट। तो 4 is equal to 12 into 1 minus e to the power minus t upon RC. 4 by 2, 12, 1 by 3,
1 minus e to the power minus t by RC. So this is e to the power minus t by RC. 1 minus 1 by 3, 2 by 3 हो गया, और e to the power t by RC रेसिप्रोकल ले लिए तो ये 3 by 2 हो गया. So this will be t by RC is equal to ln 3 by 2. हमें R का वैल्यू निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस, सॉरी C का वैल्यू निकालना है, T by R into ln 3 by 2. वैल्यूज पुट कर लो. टाइम 1 माइक्रोसेकंड है, 1 into 10 to the power minus 6. रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है, 10 into ln 3 by 2. This is 1 divided by 10 into ln 0.246. 0.246 microfarad. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. 30 सेकेंड वाला कह रहा है कैपेसिटर चार्ज टू 50 वोल्ट इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग द टू प्लेट्स एट t is equal to 0. If the potential difference across the plate drops to 1 volt at time t is equal to 20 millisecond, what will be the potential difference at t is equal to 20 millisecond? तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज कर दिया गया है 50 वोल्ट्स तक, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट और इसके दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस R है इसका. ठीक है, तो चार्ज टू 50 वोल्ट इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग द टू प्लेट्स एट t इज इक्वल टू 0. पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप, तो बेसिकली Q इज इक्वल टू Q नॉट इनटू e टू द पावर माइनस t बाय RC. ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला था. दोनों तरफ C से डिवाइड कर लो. Q बाय C इज इक्वल टू Q नॉट बाय C e to the power minus t by RC. इसको हम लिख सकते हैं V is equal to V naught e to the power minus t by RC. ठीक है ना. वोल्टेज जो है ये कह रहा है कि प्लेट ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट. 1 is equal to इनिशियली कितना है 50 वोल्ट e to the power कितने 10 मिली सेकेंड्स में e to the power minus t by RC. तो अब देखो 1 by 50 is equal to e to the power minus t by RC. इससे आ जाएगा e to the power t by RC is equal to 50 और t upon RC is equal to ln 50. अब t कितना है 10 मिली सेकेंड्स है, तो 10 into 10 to the power minus 3 upon RC is ln 50. So RC is equal to 10 into 10 to the power minus 3 upon ln 50. ये पहला इक्वेशन है. अब कह रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट t is equal to 20 मिलीसेकंड. मतलब v is equal to v naught, v dash is equal to v naught e to the power minus of t upon RC. v dash v naught हमें दे रखा है
50 into e to the power minus of 20 millisecond upon RC. So 50 into e to the power, RC का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है. 10 into 10 to the power minus 3 by ln 50 यूज कर लो. 20 into 10 to the power minus 3 divided by 10 into 10 to the power minus 3 by ln 50. तो ln 50 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया. 50 into e to the power minus of 2 ln 50. -2 को ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है. सो ये हो जाएगा 50 into 50 into e to the power माइनस ऑफ ln 50 का होल स्क्वायर. माइनस साइन को भी साथ में लेके चलो. तो e to the power ln क्या आ जाता है, ये बस जो वैल्यूज है उसी के बराबर आ जाता है. So this is 50 into 50 to the power minus 2. So this is 50 into 1 by 50 square. So this is 1 by 50, 0.02. Is it clear? एक क्वेश्चन रह गया है, वो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में बता देंगे. 33rd क्वेश्चन मैंने वो कैपेसिटर वाला अभी शेयर कर लूंगा तुम लोगों के साथ, ये पूरा चैप्टर HC वर्मा से. तो इससे इसके भी क्वेश्चंस तुम लोग को करने हैं. सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स वाला जो चैप्टर, ठीक है. थोड़ा तेजी से खींचना शुरू करो, टाइम लगाओ थोड़ा सा. जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग को तो 2 साल का 1 साल में पढ़ना है, तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है. हर सब्जेक्ट पे कम से कम 3-3 घंटे लगाइए, खूब सारा मेहनत कीजिए, खूब क्वेश्चंस बनाइए. जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. क्वेश्चंस को बनाने के समय ही अगर नहीं बनता है तो फिर से पढ़िए, तो उससे क्या होता है कि आप वापस जाके जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, कहाँ पे हम मिस कर रहे थे जो मेरे से नहीं हुआ. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir.